हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द बेयर एक्ट फैक्ट्री। एंड गाइस, अब तक मैं एलएलपी के 4 पार्ट्स बना चुका हूँ। उस एलएलपी के 4 पार्ट के अंदर हमने एलएलपी का बेसिक मीनिंग, उसके बाद फिर हमने एलएलपी के बेयर एक्ट को शुरू किया था, जिसके अंदर हमने प्रीएम्बल, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ABC हमने कवर कर लिए थे। एंड गाइस, कल के वीडियो में मैंने बॉडी कॉर्पोरेट को आपको अच्छे से कम 20 मिनट से ऊपर का वीडियो है, उसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट के पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बॉडी कॉर्पोरेट, आप आगे जितने भी कंपनी लॉ वगैरह कॉर्पोरेट का कोई भी लॉ पढ़ोगे तो बॉडी कॉर्पोरेट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो बहुत बड़ा यूज़ होने वाला है। इसके ऊपर कम से कम आप एक ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है। और इसको फिर मैंने बेयर एक्ट से बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था। अगर आपने सेक्शन 2 क्लॉज डी यानी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं देखा है तो उसे फटाफट जाके अपने यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च करके देखिए। ठीक है गाइज, तो आज हम शुरू करने वाले हैं 2E। और आज मेरा पूरा टारगेट है, जो मेरा एजेंडा है आज का, आज मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका डेफिनेशन पोर्शन यानी सेक्शन 2 क्लॉज 2 तक मैं पूरा कंप्लीट करा दूँ और फिर हम अपने नए चैप्टर से शुरू करेंगे अगली वीडियो से। तो गाइज, हम फटाफट, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, अब हम समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या है। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये पार्ट हमारा 5 है एलएलपी एक्ट के ऊपर। ओके गाइज, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस। अब बिजनेस क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है। मैं आपसे जितनी टर्म आपको समझाता आ रहा हूँ, जितनी बार भी मैंने आपको बार बार समझाया है कि जब दो व्यक्ति जैसे ए एंड बी मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं, और अगर वो बिजनेस चाहे तो पार्टनरशिप के फॉर्म से कर सकते हैं, और अगर वो एलएलपी चाहे तो एलएलपी बना सकते हैं। और एलएलपी का मैंने बेसिक मीनिंग समझाया है, तो वो एलएलपी भी चाहे तो कर सकते हैं। तो उसके अंदर अभी बार बार जो टर्म आता है ना बिजनेस, अब इस बिजनेस का मतलब क्या होता है, ये बहुत इन्वॉल्व वाली चीज़ है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं बिजनेस क्या होता है। इस एक्ट के अंदर बताया है, बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन एक्सक्लूड। मतलब बिजनेस का मतलब है कोई भी ट्रेड, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी सर्विस और कोई भी ऑक्यूपेशन। अब हम एक एक बात समझते हैं। देखिए, ट्रेड का मतलब क्या है कि मान लीजिए ए एंड बी मिल करके कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और उनका धंधा क्या हो सकता है, ट्रेड का क्या, जैसे कि भैया हम दाल सप्लाई करने का हमारा काम है, या कपड़ों का काम है, या हमारा मतलब हम किराने का स्टोर डाल सकते हैं। तो मतलब कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो किराने का हो, ज्वेलरी का हो, या फिर आप कह सकते हैं कपड़ों का हो, किसी भी टाइप का बिजनेस ट्रेड कर सकते हैं। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन हो गया जैसे एडवोकेसी, सीए का, सीएस का। तो अगर आपने जैसे नहीं सीखा होगा तो कई एलएलपी फॉर्म्स होती हैं। एलएलपी क्या होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, एलएलपी फॉर्म्स। अगर आप जैसे लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप इंटर्नशिप करने गए होंगे, तो कोई ना कोई फॉर्म होगी जिसके सामने अगर आपने कभी एलएलपी पढ़ा हो तो समझ जाओ वो एलएलपी की फॉर्म है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है। मतलब दो वकीलों ने मिलकर के उसको शुरू किया है। तो प्रोफेशन का भी हो सकता है। सर्विस कैसे, जैसे ओला है, चलो ओला तो हमने माना कि एक आदमी ने शुरू करी है, तो सपोज कीजिए ऐसी कोई आ जाए कल को कोई कंपनी, ये फलाना जैसे ऊबर एलएलपी, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ मैं, ऐसे मतलब कोई भी आ जाए जो कोई सर्विस टाइप की प्रोवाइड कर रही है, तो वो एलएलपी कर सकती है। और कोई भी ऑक्यूपेशन इसने क्या ब्रॉडर टर्म ले लिया। ऑक्यूपेशन के अंदर इसने हर चीज़ कवर कर ली, ये भी मतलब छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे। तो ऑक्यूपेशन इसने हर चीज़ को कवर कर लिया है। और उसके अंदर ये बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन से, मैंने आपको बताया था ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन पब्लिश होगा, तो वो उससे निकाल सकती है बिजनेस से कि भैया हम इसको हटा सकते हैं, हम इस चीज़ को कैटेगरी से हटा सकते हैं कि ये बिजनेस नहीं माना जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एलएलपी ये वाला बिजनेस नहीं करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऐड कर सकती है, हटा सकती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, अब अपने नोट्स के अंदर लिखो सेक्शन 2 क्लॉज ई बिजनेस, इसके अंदर लिखो इट इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन एंड सर्विस एंड एनी ऑक्यूपेशन ब्रॉडर टर्म हो गया। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसका एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं ट्रेड का कि भैया कोई भी किराना स्टोर टाइप कोई भी काम हो गया, जो मतलब नॉर्मल हमने देखा है। प्रोफेशन हो गया एक तरीके से एडवोकेसी का, सीए का, सीएस का। और सर्विस के अंदर आप ओला उबर वगैरह ऐसे लिख सकते हो, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में डाल दो ताकि आपको रिमाइंड रहेगा, तो आपको बेयर लैंग्वेज आराम से याद हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो सेक्शन 2 क्लॉज ही हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये, हाँ, इसके अंदर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने बहुत सुना है, सीए का तो पेपर होता है। कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, और एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक होता है सीडब्ल्यूए, कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट। ये इतना हमने नहीं सुना है, बट इसके अंदर क्या बताया है कि सीए कौन होगा, जो सेक्शन 2 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का एक्ट है उसके अंदर डिफाइंड है। सीएस कौन होगा, जो सेक्शन 2 ऑफ द सीएस का खुद का एक्ट है उसके अंदर डिफाइंड है। कॉस्ट अकाउंटेंट कौन होगा, जो खुद कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट है। अगर आप चाहे तो कभी गूगल पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ना, पर हमारे लिए क्या रेलिवेंट है, सीए कौन होगा, जो सीए में एक्ट में डिफाइंड है। कंपनी सेक्रेटरी कौन, जो सीएस एक्ट के अंदर डिफाइंड है। और कॉस्ट अकाउंटेंट कौन होगा, जो कॉस्ट अकाउंटेंट एक्ट के अंदर डिफाइंड है। तो उसके अंदर कुछ भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब बात आती है
इसके अंदर इसकी कोर्ट। अब आपने पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो मैंने आपको एनसीएलटी और एनसीएलटी का कंसेप्ट बताया था, एनसीएलटी और एनसीएलटी का। वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना। इसके अंदर क्या है, इस एक्ट के अंदर दो तरीके की चीज़ें बताई गई हैं। एक तो क्या बताई गई हैं कि जैसे मान लो आपने कोई सिविल रॉन्ग कर दिया, सिविल रॉन्ग जैसे कंपनी का आप कुछ फाइलिंग करना भूल गए या कुछ भी कर गए, मतलब एक तरीके से। और एक हो गया ऑफेंस, ऑफेंस मतलब क्रिमिनल, क्राइम कर दिया आपने, जैसे मान लीजिए आपने फ्रॉड कर दिया या कुछ भी कर दिया, मतलब ऐसा जो आपने क्राइम कर दिया। ऑफेंस का मतलब हो जाता है क्राइम। और सिविल रॉन्ग में आप जानते हो कंपनी के अंदर आप रिटर्न करना भूल गए, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इंटेंशनली नहीं करना चाह रहे थे लेकिन आप पे गलती से हो गई। मतलब जैसा अभी मम्मी ने बोला कि बेटा ऐसा करो, आप क्रॉकरी में सामान लेके आओ, बट आप क्रॉकरी से लेने गए थे, आपका ये मकसद थोड़ा था मैं क्रॉकरी तोड़ दूँ, लेकिन आपके साथ गिर गई। और एक ऑफेंस हो गया, आप किसी बच्चे को जाके पीटिया है। तो ऑफेंस और सिविल रॉन्ग में बस यही फ़र्क होता है कि वो आपने इंटेंशनली नहीं करा और ऑफेंस करा। तो अगर आप उसमें कोई ऑफेंस कर देते हो इस एक्ट के अंदर, जो इस एक्ट के अंदर ऑफेंस बताया गया है, जो इस एक्ट के अंदर क्रिमिनल रॉन्ग बताया गया है, तो उसका ट्रायल आपका कोर्ट में चलेगा। और कोर्ट का मतलब क्या होगा, जो इस एक्ट के अंदर सेक्शन 77 के अंदर डिफाइंड है। 77 मतलब यही मान लो जुरिडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार, जो कोर्ट को सेक्शन 77 के तहत अधिकार दिया गया है कि आप इसके अंदर होने वाले ऑफेंस का ट्रायल करोगे। जैसे क्रिमिनल कोर्ट में होता है ना, मर्डर का ट्रायल करेंगे, उसका ट्रायल करेंगे, तो कोर्ट यही बोला गया है सेक्शन 77 के अंदर जो इधर ऑफेंस, जो इस एक्ट के अंदर ऑफेंस है उसका ट्रायल करेगा, तो वो कोर्ट मानी जाएगी जो सेक्शन 77 के अंदर मौजूद है। ओके गाइज। हाँ तो गाइज, तो इसके अंदर सेक्शन 77 के अंदर जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको कोड पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। बस आप ये समझ लो कि जो भी क्राइम अगर इस एक्ट के अंदर करा है, इस एक्ट के अंदर दो चीज़ बताई गई है। एक तो है रॉन्ग, जो सिविल रॉन्ग मान लो, और एक बताया गया है क्राइम। तो जो क्राइम है उनको ट्रायल कौन करेगा, इसकी एक स्पेशल कोर्ट है जो सेक्शन 77 के अंदर बनाई गई है। ठीक है। और अगर सिविल रॉन्ग वगैरह होगा तो उसे कौन करेगा, एनसीएलटी और एनसीएलटी करेगा, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इसके अंदर सेक्शन 2 क्लॉज जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई भी पार्टनर, मतलब होते पार्टनर ही है पर एक डेजिग्नेटेड मतलब एक उच्च पदवी मिल गई, एक तो कोई भी पार्टनर जो सेक्शन 7 के अंदर डिफाइंड है। जब सेक्शन 7 पढ़ाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एग्जाम में आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर का। तो ठीक है, आगे बात करते हैं एंटिटी। एंटिटी मैंने आपको बताया था, एंटिटी एक तरीके से समझ लो बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट एंटिटी में कोई फर्क नहीं होता, मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। और सेक्शन 18, 46, 47, 48। अच्छा एक बात मुझे आप बताओ, सीधी सी बात ये बताओ, क्या पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है? अब आप बोलोगे कि सर इसके हम की कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर लेते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी बॉडी कॉर्पोरेट चेक करने के लिए। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके बॉडी कॉर्पोरेट चेक करने के? सबसे पहला आप क्या बोलोगे, सबसे पहला आप क्या बोलोगे, सबसे पहले बोलोगे ना सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ भैया सेपरेट लीगल एंटिटी है, मान लो अगर वही फॉर्म डालता हूँ, सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म। ठीक है, सबसे पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? नहीं है। एक मिनट गाइस, सॉरी वो क्या थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ तो चलिए एंटिटी। तो अब ये बताइए पार्टनरशिप फर्म जो है, क्या पार्टनरशिप फर्म, जो फर्म हमने इंडियन पार्टनरशिप के अंदर पढ़ी है, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? तो इसका आंसर है नो, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहली बात, क्या इसके अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है? बिल्कुल नहीं होता परपेचुअल सक्सेशन। मतलब अगर कोई इसके पार्टनर खत्म हो जाए तो फर्म भी खत्म हो जाती है, ये रूल है। अगर आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़ा तो मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है। दूसरी बात लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है? बिल्कुल नहीं होती। एक तरीके से ये मान लो जैसे कोई आदमी किराने का काम कर रहा है, तो हमें पता है कि अगर भाई उसने पैसे नहीं दिए, वो नहीं दिए, तो हम उसे पकड़ेंगे। ऐसे ही पार्टनरशिप मान लो, मतलब सेम जो किराने का काम वगैरह जो है, जो भी एक सिंपल एक आदमी बिजनेस कर रहा है नॉर्मल, जो आप परिभाषित करते हो अपनी लैंग्वेज में, वही जब एक से ज़्यादा आदमी मिलकर करें सब समझ जाओ वो पार्टनरशिप है। बस सीधी सी बात ये है। तो ये है पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है। लेकिन इस अंदर क्या बोला है, सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, इन सेक्शंस के अंदर हम फर्म को भी बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे, इसलिए इसने एंटिटी का अलग से यूज़ करा है। अगर ये लिख देता कि बॉडी कॉर्पोरेट फर्म को भी सेटअप करता है तो ये सारा कंसेप्ट गलत हो जाता, तो इसलिए इसने अलग वर्ड मेंटेन किया है एंटिटी। एंटिटी का मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, और इन पर्पस के लिए जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को भी बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा। बस सीधी सी बात ये है। ठीक है। अब एक आता है टर्म फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या है? अब देखो इसको मैं आपको अलग पेज पे समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा ये। फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से दूसरे साल के 31 मार्च तक। मतलब इसको एक एग्जांपल से समझो
क्या, जैसे मान लो 2024 है, मैं बोलूँ 24-25 का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, ये इसका फाइनेंशियल ईयर होगा। 23-24 का क्या होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक। 24-25 का क्या होगा, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा तो देखो अब एक खुद करना सॉल्व। जैसे अब मैं बोलूँ 2001 और 2002 का क्या होगा फाइनेंशियल ईयर, सोचो दिमाग में। अब क्या होगा, सोच लिया ना, तो 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 तक, ये होगा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब इसके अंदर एक प्रोवाइजो है, जो आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मान लो कि इसके अंदर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसका जो प्रोवाइजो दे रखा है सेक्शन 2 क्लॉज एल का जो प्रोवाइजो दे रखा है, इसके अंदर एक चीज़ बताई गई है। मान लो अगर कोई एलएलपी है जो 30 सितंबर के बाद बनती है, मतलब कोई भी एलएलपी 30 सितंबर के बाद, मतलब 1 अक्टूबर, 1 नवंबर या 2 अक्टूबर कभी भी बने, तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब माना जाएगा। ये बताओ, जनरल रूल क्या है कि 1 अप्रैल से उसके अगले साल के 31 मार्च तक माना जाता है। तो ये मान लो सपोज करो 30 सितंबर को बनी, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ 2024 ले लो, अगर 24-25 का लूँ तो ये 2024 होगा और ये 2025 होगा। ठीक है, तो 30 सितंबर 2024 को एलएड बनी, सॉरी। तो अब ये इसका अगर अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे तो इसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन 31 मार्च 2025 को ख़त्म ना हो करके इसका जो वो होगा फाइनेंशियल ईयर 2026 को ख़त्म होगा। आई बात समझ में? आपको फिर समझाता हूँ। कोई भी एलएलपी जो आफ्टर 30 सितंबर बनी है, जैसे सपोज करो 2024 के आफ्टर, मतलब कोई भी जो एलएलपी है, क्योंकि देखो इस एक्ट के अंदर बार बार चीज़ें आएंगी कि एलएलपी को अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपनी रेवेन्यू बताना होगा, अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपने एसेट्स बताने होंगे, अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये माना जाएगा कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक में जो उसने रेवेन्यू कमाया तो वो से शो करना है। लेकिन अगर कोई एलएलपी जैसे 1 अक्टूबर को बनी है, जैसे 1 अक्टूबर 2024 को बनी है, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है बनी है, एग्जिस्टेंस में आई है, बर्थ हुआ है, पैदा हुई है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर जो है 31 मार्च 2025 को ख़त्म ना होकर के 31 मार्च 2026 को ख़त्म होगा, ये मान लीजिए। कुल मिला के बात ये है कि कोई फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक चला, ठीक है। लेकिन अगर कोई एलएलपी 1 अक्टूबर 2024 को बनी, मतलब 30 सितंबर के बाद कभी भी बनी, चाहे दिसंबर में बने, नवंबर में बने, कभी भी बने, जनवरी में बने, कभी भी बने, तो उसका फाइनेंशियल ईयर उस अगले साल खत्म ना होकर उसके अगले साल खत्म होता है। मतलब जैसे 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाला था फाइनेंशियल ईयर, तो वो खत्म ना होकर 31 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है। ठीक है, आई बस समझ में। इसका लॉजिक बस इतना सा है, आप खुद सोचो। देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए सितंबर। तो जो एलएलपी 6 महीने बाद बन रही है, मतलब उसने अपना 6 महीने तो खराब कर लिया। अब 6 महीने के अंदर अब वो सेट होगी, वो होगी, तो भैया 1 साल का टाइम तो दो, तो सिर्फ 1.5 साल का टाइम मिल जाएगा। ठीक है ना, 6 महीने वहाँ से हो गए, उसके बाद फिर मार्च तक खींची, फिर उसके बाद फिर अगले साल मार्च दे दिया उसे, बस सीधी सी बात ये है। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम अपने बेयर एक्ट पे आते हैं फिर से। देखिए, फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ एलएलपी, एलएलपी के हिसाब से कि भैया एलएलपी मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर क्यों यूज़ करा है, क्योंकि ये बोला जाएगा बार बार आगे जो सेक्शंस पढ़ोगे कि एलएलपी को अपना रेवेन्यू डिस्क्लोज करना होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, एलएलपी को ये करना होगा, वो करना होगा, तो एलएलपी को फाइनेंशियल ईयर में करना होगा। फाइनेंशियल कब से माना जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ अ ईयर टू द 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग मतलब आने वाला ईयर, मतलब 1 अप्रैल ले लिया 2025-24 का, तो 31 मार्च 2025 जो लोग हैं वो होगा इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका प्रोवाइजो क्या कह रहा है, जहाँ पे एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड मतलब बनी है 30th डे ऑफ सितंबर के बाद, इधर वर्ड यूज करा है आफ्टर, इसको पोत लो, बिल्कुल पोत लो, आफ्टर। तो आफ्टर 30 सितंबर के बाद है, तो फाइनेंशियल ईयर जो होगा खत्म होगा 31 मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर, मतलब जो फॉलोइंग ईयर मतलब हो गया अगला साल, उसके नेक्स्ट वाला मतलब 30 सितंबर के बाद, मतलब से 1 अक्टूबर 2024 को बनी है, तो 31 मार्च 2025 को ख़त्म ना होकर उसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2026 को ख़त्म होगा।
अब यहाँ पे पूरी बात कंप्लीट करते हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आई हो तो आप इस वीडियो के ऊपर फिर से देख लेना। नहीं तो इस बात को याद रखो कि 30 सितंबर के बाद बनने वाली का 1 साल और खींच दो, और नहीं तो फिर वो नॉर्मल कर लो, ठीक है। इसको आप फिर देख लेना अगर आपको अभी भी डाउट हो तो, ठीक है। देखो फॉरेन एलएलपी, इसका मतलब वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, पर फिर से रिपीट करता हूँ। कोई भी ऐसी एलएलपी जो बनी, रजिस्टर्ड करवाई है, फॉर्म मतलब अलग अलग नाम है, बनाना, इनकॉर्पोरेट मतलब बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना, रजिस्टर करना, ये अलग अलग नाम है। मतलब ये मान लो बनी है, बस बनी है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर बनी है, लेकिन हमें उससे क्या मतलब, क्योंकि उसने इस्टाब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। फॉरेन एलएलपी किसको कहा जाएगा, जो बनी बाहर है लेकिन इंडिया के अंदर उसने अपना बिजनेस इस्टाब्लिश किया है, तो उसे फॉरेन एलएलपी बोलेंगे। और इसलिए अपन पढ़ भी रहे हैं। एक बात बताओ, जो चीज़ इंडिया के बाहर हो रही है उसे हमें पढ़ने की क्या जरूरत, लेकिन उसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया है। और बिजनेस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज ई के अंदर हमने पढ़ी है, जो हमें बताता है हर कोई ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और सर्विस, चाहे वो वकालत की हो, कुछ भी किराना स्टोर वगैरह कोई धंधा हो, या कोई भी ओला उबर की कोई सर्विस हो, या कोई भी ऑक्यूपेशन हो, एनीथिंग बस लीगल होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। ये बात वैसे भी मतलब इम्प्लाइड होती है, मतलब समझ नहीं चाहिए। अब ये नहीं कि अब आप सोचो भैया एलएलपी में कुछ भी कर सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं मटर का धंधा शुरू कर लेते हैं, हम मटर के लिए मटर हायर बेचते हैं, इस तरीके से, समझे, ठीक है। अब एलएलपी क्या होगी, सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कुछ ही नहीं, लेकिन आपको बस ये याद रखना, सेक्शन 2 क्लॉज एन। बड़े बड़े एग्जाम्स में आता है कि एलएलपी कौन सा उसके अंदर डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज एन। हाँ देखो नोट्स की बात है तो ये देखो एक एक लाइन की बातें हैं, तो इनको आप अपने हिसाब से लिख लो जैसा आपको समझ आए, क्योंकि ये तो टेक्निकल है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एलएलपी क्या होगी, कोई भी पार्टनरशिप जो बनी है, रजिस्टर्ड, मतलब एक तो पहले बनाई लोगों ने मिलकर, फिर उसे रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट, एक ही बात है, करवा लिया इस एक्ट के अंदर, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट। हाँ तो अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट। देखो देखो इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई दो लोग मिलके एलएलपी बनाते हैं, मिनिमम 2 लोग होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब भी मिलके कोई लोग एलएलपी बनाते हैं तो एलएलपी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब एक लीगल पर्सन कानून की आंखों पे खड़ा हो जाता है। देखो जब एलएलपी बनती है तब क्या सीन होता है, एक ये बन जाती है एलएलपी, सपोज करो ये कोई व्यक्ति है एलएलपी, और उसके जो पार्टनर हैं ए एंड बी, ठीक है, ये अलग हैं, ये अलग है, और एलएलपी भी अब एक अलग आदमी आ गया है। एलएलपी को अलग माना जाएगा, ए को अलग माना जाएगा, और बी को अलग माना जाएगा। ये मान लो 3 अलग, अब 3 व्यक्ति हो गए हैं, 2 ने मिलकर शुरू करा, अब 3 हो गए, 2 के 3, है ना, ये समझो। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, वो ये चीज़ बताता है कि ए और बी की एलएलपी के प्रति क्या ड्यूटीज़ होंगी या राइट होंगे। ड्यूटीज़ मतलब क्या कर्तव्य होंगे, क्या अधिकार होंगे, उसे एलएलपी के लिए क्या करना होगा, और एलएलपी से वो क्या लेगा, ठीक है। तभी पता कभी बार ऐसा भी आता है कि एलएलपी जो है अपने पार्टनर्स को 50 लाख रुपए साल देती है, मतलब इतने साल का पैसा देती है, तो मतलब एलएलपी दे रही है, भले ले वो खुद रहे हैं, लेकिन कहा जाएगा एलएलपी उन्हें पे कर रही है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बैठ के एक एक को पैसा बांट रहे हैं, नहीं, गवर्नमेंट पैसा दे रही है और काम गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहे हैं, ऐसे मानो, ठीक है। गवर्नमेंट एक अलग संस्था है, ठीक है। तो ए की क्या ड्यूटीज़ होंगी, बी की क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये एलएलपी की इस ए के प्रति क्या ड्यूटी या राइट होंगे, बी के प्रति क्या ड्यूटी या राइट होंगे, ए और बी के आपस में क्या ड्यूटीज या राइट होंगे। तो इन्हें जब एक पेपर के ऊपर लिख लिया जाता है, ये बताया जाता है कि भैया ए ये करेगा, बी ये करेगा, एलएलपी ये करेगी, तो इन सबको जब एक पेपर के ऊपर लिख दिया जाता है ड्यूटीज और राइट्स को, सो दैट पेपर, दैट पेपर या जो दो डॉक्यूमेंट होता है, वो जो डॉक्यूमेंट जो बना जिसके ऊपर सारे राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी गई, तो उसी को बोलते हैं लल्पा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट। आई बात समझ में, ऐसा बेयर एक्ट से देख लेते हैं। ऐसा बेयर एक्ट से देख लेते हैं। देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट मीन्स यानी रिटन अग्रीमेंट, हाँ लिखित, लिखित होना चाहिए, बोल के काम नहीं चलेगा, लिखित। लिखित की इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर जब आप एलएलपी बना रहे होते हैं ना, तो आपको इसे भी लगानी पड़ती है, कॉपी एग्रीमेंट की लगानी पड़ती है कि भैया हम ये चाह रहे हैं, ठीक है। तो बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी के बीच में बनाया जाता है, बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर विच डिटरमाइन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड द राइट एंड ड्यूटी इन रिलेशन टू दैट एलएलपी, मतलब राइट एंड ड्यूटीज पार्टनर्स की और उनकी राइट एंड ड्यूटीज एलएलपी के, ठीक है। और ये हाँ क्या है, देखो पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है, लिखित में होता है। एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच में होता है, जो बताता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स की आपस में, और उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू दैट एलएलपी। क्या हो, आई बात समझ में, तो ये सब होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेम। हमने जैसे ऊपर एक सेक्शन 2 क्लॉज ए पढ़ा था एड्रेस के बारे में, ऐसे ही होता है ये नेम। नेम क्या है, पार्टनर एलएलपी के उसमें
अगर इंडिविजुअल है, मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है पार्टनर। अगर इंडिविजुअल है, कोई इंसान है, तो उसका फोर नेम, स्टार्टिंग का नेम, मिडिल नेम, सर नेम। फोर नेम जैसे हो गया नरेश कुमार शर्मा, तो नरेश हो गया इसका फोर नेम, कुमार हो गया मिडिल नेम, सर नेम हो गया शर्मा, तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड नेम है, जैसे फिजिक्स वाला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये कोई एलएलपी मिलकर बनाती हैं, तो उनका जो रजिस्टर्ड नेम है, जो कंपनी का क्या रजिस्टर्ड करवाया उन्होंने, तो वो यूज़ होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे पार्टनर। पार्टनर कौन कहा जाएगा? इन रिलेशन टू एल एल पी मीन्स एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन एल एल पी एग्रीमेंट इन अकाउंट। सीधी सी बात है, बताया था आपको ललपा। ललपा के अंदर मैंने आपको बताया था कि पार्टनर अपनी ड्यूटीज़ बताएंगे, तो सबसे पहले ललपा की शुरुआत में क्या करेंगे कि मैं ए नाम का आदमी एलएलपी का पार्टनर हूँ, तो मतलब सीधी सी बात है, एल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अंदर जिस आदमी का नाम लिख रहा होगा कि ए नाम का आदमी एलएलपी का पार्टनर होगा, सो दैट विल बी अ पार्टनर। सिंपल सी बात है, इन रिलेशन टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एनी पर्सन, और इस पर्सन के अंदर जीवित भी है, आर्टिफिशियल भी है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट भी है और इंडिविजुअल भी, ये बात आप ध्यान रखना। हु बिकम्स अ पार्टनर, जो पार्टनर बनता है एलएलपी के अंदर, इन अकॉर्डेंस, अकॉर्डिंग टू किसके, एलएलपी अग्रीमेंट के। बस सीधी सी बात है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स, प्रिस्क्राइब्ड मतलब के अनुसार, अनुसार। जैसे इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, ऐसे लिखा होगा, आगे एग्जांपल देता हूँ, आगे लिखा होगा कि एलएलपी जब बनेगी तो उसे अपने पार्टनर्स के नेम, घर के एड्रेस, पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, फॉर्म कि आपने एलएलपी एग्रीमेंट में क्या लिखा है, एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन डिटेल, इन सबको सरकार के पास रजिस्टर्ड कराना होगा। एक ऑफिस बताया गया है, उसके अंदर रजिस्टर्ड करवाना होगा। तो कैसे भैया, कुछ फीस भी देनी होगी, जैसे होता है ना एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, उस टाइप से होगा। तो वो रूल्स बताएगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट रूल्स बताएगी, तो प्रिस्क्राइब करेगी, मतलब रूल्स जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाएंगे इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट के अंदर एक सेक्शन 79 है जो गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप इस एक्ट के अंदर कोई भी रूल बना सकते हो। और कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं बच्चों, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो वो केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। कौन सी बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब अगर हम एलएलपी की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो भी रूल्स बनाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, एंड देयर इज नो रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द एलएलपी एक्ट। ओके। रीजनल डायरेक्टर एक है टर्म, रीजनल डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार बना के मार्क करिएगा। रीजनल डायरेक्टर एक बताया गया है, एक तरीके से रीजनल डायरेक्टर, इसका रोल बताऊंगा आगे है सेक्शन के अंदर, बस अब ये समझ लो, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इस एक्ट के अंदर, या कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी, कंपनीज एक्ट के अंदर भी रीजनल डायरेक्टर बनाया जाता है, बस ये मान लीजिए। रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, तो रजिस्ट्रार कुछ नहीं होता, बस सीधी सी बात होती है, जब आप अपने एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि तुम्हें पैन कार्ड लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, आइडेंटिटी प्रूफ लाना है, अगर तुम्हारा कास्ट वो एलएलपी की जो भी डिटेल्स हैं उन्हें एक पेपर के ऊपर लिख के लेके आना है, जो भी लेके आना है, तो आप जिस व्यक्ति को वो डिटेल जमा कराओगे उसे बोलेंगे रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार का अलग अलग नाम हो सकता है, मतलब किसी स्टेट में उसे बोल सकते हैं रजिस्ट्रार, उसे बोलते हैं एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो अगर इन नाम का ऐसा नहीं कि भैया हम तो रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे, मान लो तो कोई एडिशनल रजिस्ट्रार बैठा है, आप उसको भी दे सकते हो, जॉइंट रजिस्ट्रार को भी बैठ सकते हो, डिप्टी रजिस्ट्रार को भी, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट और कंपनीज एक्ट। देखो कंपनीज एक्ट बार बार ये आ रहा है क्योंकि इसके अंदर एलएलपी के दस्तावेज आप जिस आदमी को जमा कराओगे ना, उसी आदमी को, जब कोई आदमी अपनी कंपनी खोलता है तो उसी आदमी को जमा करवाता है। मतलब एक आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मतलब कंपनी का रजिस्ट्री करने वाला जो एक व्यक्ति बिठाया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोलते हैं। और वही व्यक्ति जो आरओसी होता है ना, इन्होंने अलग डिपार्टमेंट ना बना के आरओसी को ही बना दिया है जो एलएलपी का भी काम संभालेगा। मतलब एलएलपी भी अगर आपको इनकॉर्पोरेट करवानी है, तो जो व्यक्ति कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है उसके पास जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल कराने हैं, उसे देने हैं, तो वही व्यक्ति हो जाएगा रजिस्ट्रार, बस ये मान लीजिए। ठीक है। शेड्यूल, शेड्यूल क्या हो गया? एक तरीके से एडिशनल टेबल है जिसके अंदर कुछ डिटेल दी गई हैं, तो वो जो इस एक्ट की शेड्यूल है। तो अब आप इसमें देखो, ये रीजनल डायरेक्टर याद रखना, रजिस्ट्रार याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आगे क्या है देखिए, आगे इंपॉर्टेंट है स्मॉल एलएलपी, स्मॉल एलएलपी, स्मॉल एलएलपी, ये हम थोड़ा डिटेल में करते हैं अलग से। एक मिनट सुनिए आप, स्मॉल एलएलपी रुकिए एक मिनट, पहले आप ऐसा करिए, स्मॉल एलएलपी की जगह ये कुछ बातें समझ लीजिए, फिर मैं आपको स्मॉल एलएलपी एकदम क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। देखिए पहले एक बार ये समझ लीजिए, बहुत छोटे हैं, उसके बाद स्मॉल एलएलपी का थोड़ा 5 मिनट लूँगा मैं आपके, और वही स्मॉल एलएलपी हो जाए। देखिए ट्राइब्यूनल मीन्स एनसीएलटी कंसिडरेशन सेक्शन, देखो वही है जैसे मैंने था ना ऊपर, अपीलेट ट्राइब्यूनल, जैसे मैंने बताया था कि इसमें अपील जाती है, तो ये एनसीएलटी है जिसकी अपील एनसीएलटी में जाती है। तो एनसीएलटी नेशनल कंपनी और ट्राइब्यूनल, जो भी सिविल रॉन्ग वगैरह होते हैं, जो भी ऐसी चीज़ें रॉन्ग है, ऑफेंस नहीं है बट रॉन्ग है, वो एनसीएलटी के अंदर जाती है। कोर्ट जैसी होती है ट्राइब्यूनल, कि जिसके अंदर स्पेसिफिक मैटर जाते हैं। मैंने आपको पूरा बताया था ट्राइब्यूनल क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए मोटर व्हीकल है, उनके एक्सीडेंट वगैरह के सिविल कोर्ट में जाते हैं, जिसके अंदर चोरी का भी, उसके अंदर सॉरी उसका
टॉर्ट का भी केस आ रहे हैं, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के भी केस आ रहे हैं, और एक हमने बना दिया ट्राइब्यूनल जो केवल और केवल मोटर व्हीकल के केस लेगा। ऐसे ही हमने बना दिया नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो केवल कंपनी के केस लेगा। कंपनी के केस लेगा तो कितना इजी नहीं हो गया मेथड। इसलिए एलएलपी के अंदर कोई सिविल रॉन्ग होता है तो उसके लिए ट्राइब्यूनल है जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, मतलब कहीं भी आगे सेक्शन में लिखा होगा ना आप ट्राइब्यूनल में जाइए, ट्राइब्यूनल में जाइए, तो मतलब एनसीएलटी होगा, बस सीधी सी बात ये है, ठीक है। अच्छा, अब ये, हाँ एक बात बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, जो हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी है ना, जैसे सेक्शन 2 था डेफिनेशन क्लॉज, इसके अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 1 था और 2 क्लॉज 2 था। सेक्शन 2 क्लॉज 2 तो ये रहा, ये जो है ये, और सेक्शन 2 क्लॉज 1 के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं ए बी सी डी ई है जी मान लो। अब सेक्शन 2 क्लॉज 2 कह रहा है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड, कुछ शब्द और एक्सप्रेशन जो यहाँ पे यूज्ड हुए हैं लेकिन नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट, मतलब एलएलपी के अंदर, एलएलपी एक्ट के अंदर डिफाइंड नहीं है लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइन है, तो उनके सेम मीनिंग होंगे जो उन्हें कंपनीज एक्ट के अंदर माना जाएगा। मतलब जैसे कंपनी वर्ड यूज़ करा सपोज करो, तो कंपनी इसके अंदर डिफाइंड नहीं है, कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइंड है, तो सेम मीनिंग उठाएंगे जो कंपनीज एक्ट के अंदर दे रखा है। अब आप बोलोगे हमें कंपनीज एक्ट की वो पढ़नी पड़ेगी डेफिनेशन, वो जब जब आएगा वर्ड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। तो बस क्या है, क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो यहाँ यूज हुए हैं लेकिन इस एक्ट के अंदर डिफाइंड नहीं है, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के अंदर डिफाइंड है, तो वही मीनिंग होंगे जो उन्हें कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मिले हैं, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं हमारा स्मॉल एलएलपी के बारे में। देखो स्मॉल एलएलपी क्लास बनाई है इन्होंने जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए, हाँ गाइस, अब हम पढ़ते हैं स्मॉल एलएलपी क्या है। स्मॉल एलएलपी क्या है, इसके दो मापदंड बताए गए हैं, मतलब दो मेजरमेंट बताए गए हैं। स्मॉल एलएलपी वो होती है जो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट, जो पार्टनर्स ने, जैसे देखो पार्टनर्स ने धंधा खोला है तो पार्टनर्स ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट जो 25 लाख का हो, मतलब जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है वो मैक्स टू मैक्स बस 25 लाख हो, 25 लाख से बिलो या 25 लाख तक का उन्होंने इन्वेस्टमेंट जिस धंधे में करा है तो वो हो जाएगी स्मॉल एलएलपी, ठीक है। प्लस इसके साथ एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? एक तो 25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हो पार्टनर्स ने, और जिसका टर्नओवर, टर्नओवर समझते हो, सेल, मतलब धंधे ने कितना कमाया, प्रॉफिट नहीं कि प्रॉफिट तो जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है सपोज करो, जैसे उसने कमाया साल का 100 करोड़ रुपए कमाया सपोज करो, ठीक है, 100 करोड़ कमाया, ये कमा लिया उसने कंज्यूमर से। अब 100 करोड़ में से वो पहले अपने एम्प्लॉयज़ को देगी, वर्कर्स को देगी, जो नया इन्वेस्टमेंट करना होगा वो देना होगा, तो तब वो सब करने के बाद जो बचता है वो तो होता है प्रॉफिट। लेकिन टर्नओवर क्या होता है? 100 करोड़, मतलब इतने तो कमा लिए। अब इसके बाद तुम उसका डिस्ट्रीब्यूट करोगे पहले अपने नौकर चाकरों को, फिर मालिक अपना कमाएगा, डायरेक्टर अपना, मतलब वो सब हो गया। बस टर्नओवर हो गया कि इतने साल का हमारा सेल रहती है दुकान की, दुकान मान लो हमारी इतने साल की सेल रहती है, दैट विल अमाउंट टू टर्नओवर। तो टर्नओवर कितना है? टर्नओवर जो है वो रहना चाहिए आपका, टर्नओवर जो है वो आपका 40 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब या तो 40 लाख या 40 लाख से बिलो। मतलब अगर स्मॉल एलएलपी कहनी है, मुझे ये कहना है भैया मेरी तो स्मॉल एलएलपी है भैया, मैं तो छोटा मोटा व्यापारी हूँ, मैं तो छोटा मोटा व्यापारी हूँ, तो मुझे दो चीज़ फुलफिल करनी होगी। एक तो मेरा इन्वेस्टमेंट, जो मैंने एलएलपी खोली थी तो 25 लाख से नीचे है, 25 लाख है, और जो मेरा टर्नओवर है, मतलब साल का जो मैं कमाता हूँ वो 40 लाख या 40 लाख से नीचे कमाता हूँ। तो बस सीधी सी बात है कि 25 लाख से तो इन्वेस्टमेंट ऊपर नहीं होना चाहिए और 40 लाख से ऊपर टर्नओवर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब एक बात बताओ, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी लिमिट भी तो बढ़ा सकती है, घटा सकती है, क्यों नहीं कर सकती है ना। और जब आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो आगे उसके अंदर एक बात और लिख रही है। क्या बात लिख रही है? कि सेंटर, देखो एक बार बताओ, 25 लाख तुम अगर, जैसे आप 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट फिक्स कर दिया एंड 40 लाख का आपने टर्नओवर फिक्स कर दिया कि भैया इससे या इससे नीचे होगा तो उसे स्मॉल माना जाएगा, ठीक है। बट एक बात बताओ, जैसे महंगाई बढ़ रही है या कुछ बढ़ रही है तो उसके अंदर चेंज करने के लिए, अब आप एक बात बताओ, ये कि स्टैच्यूट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब एक बेयर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। हमें पता है कोई भी कानून बनता है, किसी भी कानून में अमेंडमेंट करे जाते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर बिल पारित करा जाता है। मान लो अगर महंगाई बढ़ गई और सरकार को या 5 लाख बढ़ाना पड़ा, वो करना पड़ा, तो उन्हें अमेंडमेंट के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि नहीं गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार ने अपने ही एक्ट के अंदर लिमिट ले ली है कि हम इस 25 लाख को चाहें तो बढ़ा करके मैक्स टू मैक्स 5 करोड़ कर सकते हैं, और 40 लाख को बढ़ा के मैक्स टू मैक्स 50 करोड़ कर सकते हैं। मतलब कि हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे अभी तो हमने फिक्स कर दी भैया 25 लाख जो होगा इन्वेस्टमेंट है कि आपको अगर आप करोगे तो स्मॉल एलपी माना जाएगा। अब हम चाहें, जैसे महंगाई बढ़ गई सपोज करो, तो हम क्या कर सकते हैं, 25 लाख को बढ़ा के मैक्स टू मैक्स 30 लाख कर सकते हैं, 50 लाख कर सकते हैं,
इसे 1 करोड़ कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 करोड़ तक हम इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं, अभी तो 25 लाख लिमिट है, हम इसे बढ़ा करके ये कह सकते हैं भैया 5 करोड़ तक का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा तो उसे स्मॉल LLP ही माना जाएगा, जैसे जैसे महंगाई वगैरह बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा, यही बात रही, सेम बात टर्नओवर पे। टर्नओवर जिसका साल का 40 लाख होगा तो उसे माना जाएगा स्मॉल LLP, 40 लाख से नीचे होगा तो स्मॉल LLP माना जाएगा। लेकिन हम उसे बढ़ा करके कर सकते हैं, जैसे अगर महंगाई वगैरह बढ़ी तो भैया 50 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़ तक लास्ट हम उसे कर सकते हैं कि जिस LLP का 50 करोड़ है साल का टर्नओवर, उसे भी स्मॉल LLP माना जाएगा। तो ये बात है। अब हम इसको बेरट से पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेन हो जाएगी। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये देखिए, स्मॉल LLP मीन्स अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप द कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़। मतलब जिसका कंट्रीब्यूशन, अच्छा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट। इसके बाद अपने नोट्स के अंदर इस हिसाब से जैसा आपको समझ आए वैसे लिख लो, क्योंकि इन सब चीज़ें बहुत छोटी बातें, मैं क्या लिखूँगा मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आपको जैसा उचित लगे आप अपने हिसाब से लिख लो, गंदी लैंग्वेज में, अच्छी लैंग्वेज, जैसा आपको लगे वैसे लिख लो राइटिंग में, है ना। तो द कंट्री विच इसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा ना हो, नॉट एक्सीड 25 लाख, 25 लाख या 25 लाख से कम, और जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा के अपने हिसाब से 5 करोड़ तक कर सकती है। ठीक है, 5 करोड़ तक कर सकती है। तो इसके अंदर हाँ, एक तो हो गया अपना इन्वेस्टमेंट, और दूसरी कंडीशन है टर्नओवर, टर्नओवर ऑफ विच एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी क्या होता है, बस सीधी सी बात ये मान लो, जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये बताता है कि इस फर्म का कितना टर्नओवर रहा है, और हर साल फर्म को ही फाइल करना पड़ता है स्टेटमेंट। ठीक है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जैसे मान लो 2000, आज मान लो 31 मार्च 2025 है, तो मैंने आपको बताया था 24 से 25 का फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर हो गया, मतलब हट गया, तो 23-24 का क्या तेरा फाइनेंशियल ईयर रहा, तो उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड इंसॉल्वेंसी, मतलब जो टर्नओवर बताता है वो डॉक्यूमेंट, तो वो कितना है, तो वो 40 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम 40 लाख, इससे ऊपर होना ही नहीं चाहिए, तभी से स्मॉल LLP माना जाएगा, है ना। एंड नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज़, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसे अपने हिसाब से कभी भी आगे फ्यूचर में बढ़ा के 50 करोड़ तक कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर अपने पास रख ली है। तो अच्छा, अब आप इसमें एक बात गौर करोगे, इन्होंने एंड का यूज़ किया है, एंड, और नीचे और है, तो बस आप इसको हटाओ, देखो एंड मतलब ये और ये दोनों प्लस, जब एंड का यूज़ होता है तो दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, तभी स्मॉल LLP माना जाएगा। मतलब मान लो ये फुलफिल हो रही है, ये फुलफिल नहीं हो रही, तो वो स्मॉल LLP नहीं होगी। इसके अंदर वर्ड यूज़ है एंड, तो यानी दोनों चीज़ें एक साथ ही वो होंगी। ठीक है। और नीचे एक छोटी सी बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ अदर रिक्वायरमेंट भी इम्पोज कर सकती है, कि जैसे उन्हें ये करना होगा वो करना होगा, तो वो सब अभी कुछ नहीं करिए, तो वो अपने दिमाग नहीं देंगे उसमें। ठीक है, वो कर सकती हैं। तो गाइस, हमने यहाँ तक आपका चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है आज। हमने सबसे पहले देखो, पार्ट 1 के अंदर हमने LLP का मीनिंग समझा, पार्ट 2 के अंदर हमने LLP का प्रीएम्बल और सेक्शन 1 पढ़ा, पार्ट 3 के अंदर हमने डेफिनेशन के स्टार्टिंग के ABC पढ़े, पार्ट 4 के अंदर हमने बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग समझा, और पार्ट 5 जो आज हमने करा है उसके अंदर हमने ई से लेके पूरा सेक्शन 2 की पूरी डेफिनेशंस को कवर किया है। तो मुझे लगता है कि अब इधर से आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम जो अपना नया पार्ट, जो पार्ट 6 लेके आएंगे, जो हम जल्दी ही लेके आएंगे पार्ट 6, तो उसके अंदर हम चैप्टर 2 LLP वगैरह इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और पार्ट 6 के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सेक्शन 2 देख, डेजिग्नेटेड पार्टनर नया कंसेप्ट हो जाता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर नया कंसेप्ट हो जाता है, तो मैं आपको 3, 4, 5, 6 ये मैं आपको पार्ट 6 के अंदर कवर करवा दूँ। डेजिग्नेटेड पार्टनर पार्ट 7 से नए सेक्शन से शुरू करेंगे, नए पार्ट से। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो आप कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। सो यही थी हमारी गाइस, सो थैंक यू।